हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन से। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा, जितने भी स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये पांचों के पांचों चीज़ें हमने, जितने भी टाइप के फॉर्मूले होते हैं इसमें, जितने भी टाइप की चीज़ें हैं, सारी की सारी हमने कवर की। आज हम इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आए हैं, सारे के सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। उन सभी की एप्लीकेशन हमें देखनी है। तो आज की क्लास एक बार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके कोई भाई बंधु है तो उनसे शेयर कर दीजिए, बोलिए कि सब्सक्राइब करिए, देखिए मज़ा आएगा कितना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। इसी शायरी के साथ हमारी क्लास स्टार्ट होती है। इतनी ठीक है स्क्रीन मेरी? ठीक है। देखिए आवाज़ प्रॉपर आ रही है, माइक बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देखिए भाई, हम ये सारी की सारी चीज़ें कल पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। D1 D2 बता रहा है जी डायगोनल्स। ये कह रहा है एक तो डायगोनल इक्वल हैं और एक डायगोनल परपेंडिकुलर है। पहली बात आपको क्या देखनी है, जो भी फिगर आपका सीधा होगा, सीधे फिगर में क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कोई भी सीधा फिगर होगा उसमें क्या होंगे, डायगोनल्स आपके इक्वल। तो मैंने देखा पहले और तीसरे में डायगोनल्स इक्वल हैं, तो या तो आंसर स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल। अब डायगोनल परपेंडिकुलर वहां होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये सारी की सारी, अगर मैं बोलूं आपको 360 मतलब सामने की साइड इक्वल है। अगर सामने की साइड इक्वल है तो 90 डिग्री खोल लेगा, है ना। तो पहली वाला जुड़ता है जी ए से। और जो थर्ड वन है, डायगोनल इक्वल है यानी रेक्टेंगल, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब साइड अलग अलग होगी। ये हो गया जी रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कह रहा है जी डायगोनल इक्वल नहीं है। अब ये बताओ, जब डायगोनल इक्वल कब नहीं होते, डायगोनल इक्वल नहीं होते जी कोई भी फिगर है जो टेढ़ा पड़ा है, तो उसमें एक डायगोनल तो आपका बड़ा होता है और एक डायगोनल आपका छोटा होता है। बताई थी ये बात, ठीक है। अब डायगोनल नॉट इक्वल या तो पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस। तो हमने देखा परपेंडिकुलर उस केस में होंगे जिसमें सारी सारी साइड्स इक्वल होंगी। इक्वल साइड्स होती हैं रोम्बस में, क्योंकि स्क्वायर का ही मुड़ा हुआ रूप है। और जो बच गया, ना तो ये इक्वल ना ये इक्वल, ये हो जाएंगे हमारे पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन नोनागन। डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, वो होता है जी n इंटू n माइनस 3/2। तो हमें पता भाई, नोनागन में n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 9। नाम से ही दिख रहा है नोनागन। और अगर आपको ना आता हो ना, तो सीधी सी बात है भाई, कल वाली क्लास एक बार देख लो, सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 1 घंटे की क्लास में। ये हो जाएगा 9, और 9 माइनस 3 हो जाएगा 5/2। 9 माइनस 3 कितना होता है, 9 माइनस 3 होता है जी 6। तो ये हो गया हमारा, 2 से 3 पे कट गया और 9 तिया हो जाएगा 27, यानी कि 27। क्लियर। तो इसको एक बार नोट कर लो भाई, आसान आसान चीजें हैं बिल्कुल, कोई ज्यादा, बस हाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स बताओ पॉलीगन की हैविंग डायगोनल्स कितने, 54। बता देंगे जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। इसी की वैल्यू दे रखी है 54, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा n इंटू n माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 108। अब आप एक बात बताओ, कोई भी ऐसे दो नंबर जो 3 की डिफरेंस पे 108 आए, तो हमें पता है जी 12 नीम 108, यानी 12 9 जब 108 होता है। अब यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, क्योंकि भाई n माइनस 3, 12 माइनस 3 तो 9 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। समझ में आएगी बात नहीं, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने गए क्योंकि है ना, ज्यादा टाइम इनमें लगाना है नहीं, क्यों ज्यादा सोचना है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। The angles of a quadrilateral are in the ratio 1:4:6:9. Find the largest angle. आप एक बात बताइए कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है। हमें पता है जी सारे एंगल्स का सम होता है 360,
और 1 4 देखिए 6 4 10 9 और 1 10 10 20, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जी 20 की वैल्यू क्या है 360 डिग्री रेशियो में, है ना, सारों को जोड़ोगे तो। हमने बोला जी 18 से गया 18 दूनी 36, तो पूछा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा 9, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अच्छा सॉरी 18 से मल्टीप्लाई करना है ना, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक बात बताओ यार 18 निम कितना होता है, हमें पता है जी 162 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 162। ओके, बस ये करना था, सारों का सम हमें 20, और इस 20 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 162 डिग्री 9 की वैल्यू, क्योंकि 18 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एस फ्रॉम द गिवन फिगर। अब हमें इन सारों का सारा रिलेशन बतानी है। देखिए कभी भी आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन करने हो जिसमें ये दे रखा हो भाई बाहर वाले दो एंगल्स दे दिए अंदर वाले, तो क्या होता है ना, कुछ एक सिमेट्री लगती है। अगर आप सिमेट्री से देखो, देखो P और Q दोनों बाहर हैं, R और S दोनों अंदर हैं, तो अगर मैं देखूं या तो दोनों P और Q को ऐड कर दो फिर अंदर वाले भी ऐड होंगे, यानी P प्लस Q R प्लस S यही बन सकता और कोई सा नहीं बन सकता, क्योंकि यहां ले लिया P और R, एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक, ऐसे तो सिमेट्री नहीं बनती ना भाई। यहां माइनस दे दिया, यहां प्लस, ऐसे भी सिमेट्री नहीं बनती, इसमें भी बाहर और अंदर का है। तो सिमेट्रिसिटी हमेशा ही हमेशा क्या बनती है, या तो दोनों बाहर के हों, ठीक है, दोनों अंदर के। ये है आपका, अगर आपको ट्रिक से करना है। अगर मैं बोलूं आपको ऐसे ही निकालना है तो एक बार फिगर बनाओ, फिगर हमने बनाया और क्या फिगर यही कह रहा है, ये एस है, ये आपका आर है। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर ये P था तो ये 180 माइनस P होगा कि नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन P थी, 180 थी, और ये Q है तो ये 180 माइनस Q है। अब हमें ये पता है जो तो सारे के सारे एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में 360, तो हमने जोड़ा जी 180 माइनस P प्लस R प्लस S प्लस 180 माइनस Q, है ना, चारों के चार एंगल जोड़ दिए और 360 के बराबर पुट कर दिए। हमें पता 180 प्लस 180 360 उस साइड जाके कट जाएगा, तो और P और Q उस साइड जाके प्लस हो जाएंगे, P प्लस Q, और इस साइड आ जाएगा R प्लस S। यही हमने ऑप्शन में लिखा है, पहला ऑप्शन कि P प्लस Q इक्वल्स टू R प्लस S, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलिए। Each exterior angle of a polygon is 36 degree. Find the number of sides. देखिए बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमें ये पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू, आपको क्या पता है जी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री। 360 होता है कि नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि भाई सारे के सारे एंगल्स का सम 360 है, तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 बाई एन, यानी कि अगर हम 360 बाई में 36 एक एंगल लिख दें तो क्या आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, यानी 10 जो हैं वो आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं। या तो आपको देखो इंटीरियर एंगल दे रखा हो ना, तब भी आपको एक्सटीरियर पर ही आना है, क्योंकि 360 बाई एन क्या होता है, ये ईच आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, तो एन ऊपर चला गया एक्सटीरियर एंगल नीचे आ गया। तो हमने देखा हर एक एक्सटीरियर 36 है, तो टोटल कितने होंगे 10 बनेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 10। ठीक है चलिए, ईच इंटीरियर एंगल दे दिया, अब 150। आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं इंटीरियर एंगल ये है 150, तो हम एक्सटीरियर निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर लिख दो, वो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, नीचे एक्सटीरियर एंगल आता है जी ईच एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये समझना पड़ेगा कि भाई इंटीरियर अगर 150 है और टोटल होता है ये 180, तो ये 150 तो ये 30 डिग्री हो गया, तो हमने लिख दिया जी 30 डिग्री। तो आप इनको जब कट करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आपका नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, सभी भाइयों को समझ में आ रहा है। चलिए
अब कहा इंटीरियर एंगल पॉलीगन का 108 है तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। बिल्कुल बता देंगे, सेम पिछले वाला है। तो अगर ये 108 है तो मेरे भाई ये बताओ कितना होगा, ये होगा जी 72 डिग्री, है ना, क्योंकि 180 में से घटाना है। अब नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो होंगी 360 बाय एक्सटीरियर एंगल यानी कि 72, तो ये कट गया जी 5 बारी पे, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो आपकी क्या आ गई, 5। समझ में आई कि बात नहीं आई? बिल्कुल आ गई। चले आगे, चलिए। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन। अब आप एक बात बताओ, हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 7। कल ही लिखवाया था भाई, ट्राइंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। ऐसे ही हेप्टागन आया था जिसमें 7 साइड्स होती हैं। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है इसकी, नंबर ऑफ साइड्स, तो आप बोलोगे भाई 360 अपॉन एन होता, देखिए अब नंबर ऑफ साइड्स नहीं, अब ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अपॉन अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स कर दूं यानी 7, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है बात? तो 360 बाई एन, 360 बाई 7 आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चंस बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतने जल्दी जल्दी और इतने बढ़िया तरीके से हम उस क्वेश्चन पे होंगे एक टाइम में, लास्ट क्लास के लास्ट में, कि आप कहोगे कि भाई साहब मजा आ गया। देखिए नेक्स्ट, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स। देखिए ये कह रहा है एक 15 साइड्स हैं। अगर 15 साइड्स हैं तो मैं बोलूंगा क्या हम 360 बाय में 15 नंबर ऑफ साइड्स लिख दी तो ये एक्सटीरियर एंगल आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो आपने कहा कि भाई 15 दूनी 30, 15 चौके 60। अगर आपका एक्सटीरियर एंगल 24 है तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 माइनस 24 यानी कि 156, और 156 ही आपका आंसर है। देखिए एक सेकंड में ही जैसे ही आपने नंबर ऑफ साइड्स देखी, हम कहेंगे जी नंबर ऑफ साइड से पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद इंटीरियर, तो ये आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, PQRS is a parallelogram having two adjacent sides 18 and 14। एक डायगोनल दे दिया, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बताओ। भाई बिल्कुल पता हमें, पहले एक बार फिगर बता देता हूं। क्या हमने कल आपको ये बात बताई थी कि भाई ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे के बगल में होती हैं, ठीक है। तो एक साइड दे दी 18, एक साइड दे दी 14, और एक डायगोनल की लेंथ दे दी जी 16। तो हमें ये पता है कि भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है सारी साइडों के स्क्वायर का सम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होती है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब क्या आएगा, हम कहेंगे डायगोनल क्या क्या है, डायगोनल एक है 16 का स्क्वायर प्लस दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, भाई साइड क्या क्या है 18 एंड 14, तो 18 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट यहां बंद होगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो स्क्वायर है वो अंदर का है। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो गया 324, 18 का स्क्वायर प्लस 196। अगर मैं 4 इसको दे दूं तो ये 200 बन जाएगा, 200 और 300 520, 520 का डबल क्या होगा 1040, और जब 1040 में से 256 घटेगा तो मैं बोलूंगा d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1040 माइनस 256, तो ये आपका आएगा जी आखिर में आएगा 4, आखिर में क्या आ गया 4, और 13 में से 5 गया 8, और फिर ये 9 में से 2 गया 7, और 784 d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 28।
क्या मैंने ये चीज आपको देखिए, एक तो आप ये कर सकते हो भाई, किसके स्क्वायर में आखिर में 4 आएगा, 8 के स्क्वायर में, 8 में 2 है। अब 30 का स्क्वायर 900 होता है, उससे कम है तो 30 से कम होगा 28। पहली बात तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताई हुई है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मेरी एक सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास है, एक 10 से 12 मिनट की, उसमें आपको बताया गया हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर, क्यूब रूट और क्यूब, वे सारे निकाल सकते हैं। 10-10 मिनट की क्लास आप एक बार देख सकते हैं चैनल विजिट करके। हम लिखते हैं ये 8 4 ऐसे। हमें बोला कि भाई 4 या तो 2 में आएगा या 8 में। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। 3 का स्क्वायर तो 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 लेना है। तो आप बोलोगे, और अब इस नंबर को इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 या 6। अगर ये नंबर बड़ा है तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा 28। तो 28 यही तो आपका उत्तर है। ठीक है, चले आगे। चलिए, PQRS इज अ रोम्बस हैविंग 2 डायगोनल्स, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। अब आप एक बात बताओ, जो रोम्बस होगा, रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल D1 और D2 हो गए। क्या ये चीज इसमें भी लगेगी? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू भाई A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर। फॉर्मूला भी लिखवा रखा है। ठीक है जी। तो हमने देखा एक डायगोनल है 8 का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल है 6 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ अगर मैं इसको, देखो आप सम भी कर सकते हो, लेकिन छोटा तरीका बताता हूं। 8 6 10 होता है, 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं इस 4A स्क्वायर को 2A का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। यानी अगर ये 2A का होल स्क्वायर है तो आप बोलोगे स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, 2A की वैल्यू 10 है और 2A की वैल्यू 10 का मतलब A की वैल्यू 5 हो गई। यानी तो नंबर ऑफ, ये आपकी साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, वो हो जाएगी 5। देखिए छोटा तरीका है ये करने का। अब आप इसको 8 का स्क्वायर करते, 6 का स्क्वायर, 36, इनको जोड़ते घटाते, ऐसे नहीं करना। आपने देखना है 4A स्क्वायर को हम 2A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 10 2A के बराबर है और A की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, चलिए। फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? आप बोलेंगे जी 6 साइडों का हेक्सागन होता है। तो आप बताएंगे कि भाई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो हम बोलेंगे भाई 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, यानी 6। तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। 60 अगर एक्सटीरियर है मेरे भाई, अगर 60 एक्सटीरियर है तो इंटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 60 यानी 120। तो इसने यही तो पूछा है, रेशियो बताओ रेगुलर हेक्सागन का एंगल। अब देखो कोई भी एंगल पूछे ना तो वो अंदर वाला ही होता है। अगर मैं पूछूं ट्रायंगल के अंदर का एंगल बताओ तो अंदर वाला ही होगा, ऑब्वियस सी बात। और टू इट्स एक्सटीरियर यानी बाद में एक्सटीरियर, तो ये 120 तो अंदर वाला और 60 हो गया ये। तो इनका रेशियो बताना है तो मैं बोलूंगा भाई 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे, चलिए। टू इज टू 1। थोड़ा सा एसी चला लेते हैं यार, अजीब सा हो रखा माहौल। चलिए आगे क्वेश्चन। The sum of all interior angles of a regular polygon is 900. Find the number of sides. Number of sides बतानी है, बता देंगे जी। हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है जी, n-2 इंटू 180। तो आप बोलोगे इसी की तो वैल्यू 900 लिख रखी है, तो 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 2 7, जुड़ जाएगा उस साइड जाके। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स आ गई आपकी 7। बस ये करना था क्वेश्चन में। चलिए आगे। टू पैरेललोग्राम्स स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आप एक बात बताओ, क्या हमने ये चीज पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस। अगर आपको बेस पता हो और एक आपको हाइट पता हो तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया होता है जी बेस इंटू हाइट। देखिए हाफ बेस इंटू हाइट तो होता है किसका एरिया, ट्रायंगल का, लेकिन उसी का डबल, ऐसे ही तो पता है था
भाई ये पूरा का पूरा दो हिस्सों में बट गया, अगर हाफ बेस इंटू हाइट करूंगा तो इस ट्रायंगल का आएगा, उसका डबल कर देंगे तो बेस इंटू हाइट पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ छोटी सी मेरे को, दो पैरेललोग्राम है, दोनों इक्वल बेस हैं, अगर बेस दोनों के इक्वल हैं और बिटवीन टू पैरेलल्स है, मतलब ये जो है हाइट वो दोनों की सेम है, बेशक से आप दूसरा ये मार लो, ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम हमने ये बना दिया, तो हम बोलेंगे हाइट, भाई बेस भी ये है और हाइट तो यही रहेगी, हाइट तो यही रहेगी सारों के बीच में ना, तो बेस इंटू हाइट दोनों में सेम रहेगी, तो हम बोलेंगे भाई 1:1 का एरिया हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी दो सेम पैरेलल बेस हों और परपेंडिकुलर हाइट जो है वो सेम है, यानी पैरेलल्स भी सेम है और बेस भी सेम है, तो बेस इंटू हाइट दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, चलिए आज कम से कम अपने को 40 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, 43 44 के आसपास, 45 का टारगेट बना के चलते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 25 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दे दिया, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब आप एक बात बताओ, रोम्बस होता है वो क्या कैसे बनाते हैं ऐसे, तो डायगोनल d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं इक्वल, तो 4a स्क्वायर। अब लेंथ एक साइड की रोम्बस की दे रखी है 25, तो मैं लिख दूंगा 5 इंटू 4 इंटू 25 का स्क्वायर, ये होगी साइड्स। वन ऑफ इट्स डायगोनल दे दिया 14, तो हमने लिख दिया डायगोनल की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर प्लस करेंगे d2 का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले वाले की तरह करो, आप ऐसे मत करना कुछ भी निकाल के, मैं बोलूंगा इस 4 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये 2 का स्क्वायर हो, यानी 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 का स्क्वायर। क्या इसको 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। देखो हमने क्या किया, 4 को अंदर ले गए, 4 स्क्वायर में जाएगा तो 2 बनेगा, 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 25 क्या हो गया 50, तो 14 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 50। अब बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 14 हो गया, एक और नंबर आएगा और ये आ गया 50, तो मैं बोलूंगा अगर मैं इनका रेशियो लूं तो आप बोलोगे 7 और 25, हमें पता है 7 24 25 होता है, अगर ये डबल है इनका तो 24 का भी डबल कितना होगा, 24 का डबल होगा जी 48, तो इसका मतलब यहां d2 की वैल्यू क्या होगी 48, 48 का स्क्वायर, तो d2 की वैल्यू क्या होगी 48। क्लियर है, हम क्यों निकाल लें यार 50 का स्क्वायर करके उसमें 14 का स्क्वायर घटाएं और हाँ देखो आप ये थोड़ा आसान पड़ रहा है ना, हमने देख लिया बस 14 और 50, भाई 7 और 25 तो ये 24 का डबल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर देते, कैसे भाई d2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2500 माइनस 196, तो हम बोलते भाई 100 घट गए तो 2400 और अब बच गए 2304, और 2304 का आएगा अंडर रूट, ये d2 का स्क्वायर है ना। अब अंडर रूट कैसे निकालते हैं बताया था, क्लास ना देखी हो तो देख लेंगे, या तो 2 का होगा या फिर 8 का, हमें पता है इससे नीचे 4 होगा जिसका स्क्वायर इससे छोटा होगा, 4 पंजे 20, ये अगर 20 से बड़ा है तो आंसर भी बड़े वाला हो जाएगा 48, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। तो आपको दोनों तरीके मालूम होना चाहिए, ये वाला तरीका ना निकले तो ऐसे निकल जाना चाहिए, वरना वो बेस्ट है भाई। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा 48। क्लियर, चलिए देखिए एग्जाम में आपको तुर्रम खान बनना ही पड़ेगा, अगर आप तुर्रम खान नहीं हैं तो मेहनत कीजिए भाई। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, भाई साहब एन साइड हो या कितनी हो कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 360, भाई n-2 इंटू 180 तो किस में होता है, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 और एक्सटीरियर का सम होता है हमेशा 360, ये आपको याद करना, लिखवाया भी गया था थ्योरी में। ठीक है, और तो बिना वजह दे रखे हैं। चलिए डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है भाई देखो एक बार पहले फिगर आप नोट करो कॉपी में, और फिर मैं इसी में बना रहा हूं, फिर दोबारा फिगर नोट करना है और उसमें फिर ये लगा के दिखाना आपको सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई फाइंड एंगल डीबीसी फ्रॉम द गिवन फिगर, तो हम बोलेंगे भाई अगर ये डीबीसी बताना है तो आपको क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रही है, तो यहां क्या बनेगा जेड, क्या ये जेड ऐसे बनेगा भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, बिल्कुल, तो जेड आपका
कुछ ऐसे बन गया और ऐसे जेड बनने से ये 20 और ये 20 इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है दो अंदर वालों का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। भाई ये इस ट्रायंगल का बाहरी एंगल ही तो है, तो 20 में क्या जोड़ू कि 130 आ जाए, तो आप बोलोगे जी 110 जोड़ दीजिए। आंसर यही है आपका 110। क्लियर। पहले तो हमने देखा भाई जेड बन रहा है, जेड बनने के बाद देखा भाई 20 और 110 का ही सम तो 130 होता है ना। चले आगे, चलिए। द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 33। देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है मान के चलिए, तो हमें ये पता भाई चारों साइड क्या होंगी, एक तो L एक B फिर L फिर B, है ना। एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 20, और भाई एक साइड आपको 20 दे दी, एक साइड क्या दे दी आपको 20। अब क्या कह रहा है, पैरामीटर दे दिया आपको 33। इसके मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, कोई नहीं। आप कहेंगे जी ट्वाइस ऑफ L प्लस B क्या दे दिया, ट्वाइस ऑफ L प्लस D दे दिया 33। क्यों, क्योंकि भाई अब ये आपको वन साइड आपको क्या देनी चाहिए, 10 देनी चाहिए, है ना, तब बनेगी बात। हाँ क्योंकि भाई 20 दूनी 40 हो रहा है ना, ऐसे नहीं बनेगी। तो भाई हमने देखा अगर एक साइड आपकी 10 है यानी 2 × 10 प्लस B इक्वल्स टू 33, तो मैं बोलूंगा भाई 20 तो इसमें से घट जाएगा 13, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2, है ना। तो एक लेंथ तो आपकी आ गई 10 जो दे रखी है, और बेस क्या आ गया आपका, ब्रेड्थ आ गई आपकी 13/2। अब कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल बताओ, अगर एक डायगोनल 13 सेंटीमीटर, तो हमें पता भाई डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है या नहीं, बिल्कुल होता है जी, कोई दो राय नहीं। अगर एक डायगोनल 13 दे दिया 13 का स्क्वायर, तो प्लस दूसरा निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 169/4, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ भाई 400 और 169 हो जाएगा 569/4, और ये जब इससे कटेगा तो 569/2 होगा। ये शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कि 569/2 होगा, ठीक है। अब D2 की स्क्वायर को जब आप इसमें से घटाओगे तो 569/2 माइनस 169, हम बोलेंगे ये कितना बन गया, 569 माइनस 2 से करो भाई, 2 × 18 16 दूनी 32 और 1 33 अपॉन 2, यानी ये घट गया जी 1, और 6 में से 3 गया 3, और ये आ गया 2/2। तो D2 की जो वैल्यू होगी, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √231/2। ये हमारा TCS का क्वेश्चन है, TCS, जिसमें इतने इतने दुखड़े हमने किए हैं, और ये आपका E ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस मेरा इसमें आपको बस एक लॉजिक यही था कि आपको चीजें समझ में आ सके कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है। पहली बात तो पैरामीटर दे दिया, एक साइड दे दी तो दूसरी साइड भी आ जाएगी पैरामीटर। अब इसमें पुट करनी है भाई, दोनों साइड मिल गई और एक डायगोनल आपको पता है, तो दूसरा डायगोनल आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। चलें आगे, चलिए। इफ एन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 3/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, आप बताओ ये आपका रोम्बस है जी, और रोम्बस में क्या होता है, अगर मैं ये थीटा मान लूं तो क्या ये अगला एंगल भी थीटा होता है, और ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180, है ना, थीटा और 180 का सम। और यही इसने कह रहा 3/5, 3/5 का मतलब अगर ये एंगल 5 है तो क्या ये 3 होगा। इसने कहा है एक एंगल जो है रोम्बस का 3/5 ऑफ एडजेसेंट है। अगर मैंने एक एंगल ही 5 मान लिया तो एडजेसेंट वाला इसका 3/5 यानी 3 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का सम 8, 8 की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 180 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट आप बोलोगे भाई साहब 3 की वैल्यू निकाल दो, और 3 की वैल्यू क्या आएगी 180/8, तो हम बोलेंगे 180/8 इंटू 3, तो 4 से गया 4 दूनी 8 पे, और 4 से गया 45 पे, यानी 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 क्या होता है 135/2, यानी 60
ये बन जाएगा 67.5 डिग्री। ये भी हमारा ई ऑप्शन बन जाएगा। ये टीसीएस वाले भाई ऐसा ही करते हैं, एक बार क्वेश्चन गलत देने लगे तो 3 4 10 क्वेश्चन जब तक गलत नहीं हो जाते जब तक देते ही रहते। लेकिन आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट कि आप कह सकें कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है यार दोनों का सम जो होगा ना वो 180 डिग्री होगा। अगर आपका एक एंगल क्या है 5 है तो दूसरा एंगल तो भाई साहब आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है विद टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू ईच अदर। देखिए पैरेललोग्राम पहली बात तो फिगर ऐसे बनता है, फिर उसके बाद देखेंगे अगली बात तो पैरेललोग्राम है। अब अलग अलग साइड एल बी, लेकिन इसने कहा है दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई तो मैं बोलूंगा तो अब तो सारी साइड इक्वल होगी, और सारी साइड इक्वल होने का मतलब है टेढ़े फिगर में ये आपका रोम्बस बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? रोम्बस। टेढ़े फिगर में अगर सारी साइड इक्वल है तो वो रोम्बस हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर कह रहा है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, बना दीजिए। हमने बना दिया। अब कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, यानी ये और ये एंगल इक्वल है। आप एक बात बताओ, एंगल तो इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी ये थीटा है तो मैं बोलूंगा ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा हुआ। इसका मतलब ये पता है क्या कह रहा है, अगर एंगल इक्वल है तो फिगर तो सीधा होना चाहिए। भाई एंगल तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बोल रखा ना भाई ने कि भाई ये चारों साइड्स कैसी हैं। साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं तो स्क्वायर, और अनइक्वल भी हो सकती है रेक्टेंगल। तो हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ एंड बी। बात बताइए समझ में आई कि नहीं? अगर सारी साइड्स इक्वल थी यहां तो रोम्बस बन गया था। अगर एंगल ही इक्वल दे दिए तो इसका मतलब खड़े फिगर, और खड़े फिगर दो होते हैं, या तो स्क्वायर फिर या तो रेक्टेंगल। समझ में आ रही है ना बातें? चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालिए पैरेललोग्राम में। क्या आपको पता है पैरेललोग्राम है तो यहां जेड बनेगा, ये आपका जेड बन गया, यानी 9x की वैल्यू क्या होगी 72। हम बोलेंगे 9x 72 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी 9 8 जा 72। x पहले में 8 सिर्फ इसी ऑप्शन में और कोई सा है नहीं, या फिर कह लो 9 8 72 और 5 7 35 5 7 जा 35, क्योंकि ये वाला भी तो इक्वल होगा। अगर पैरेललोग्राम है तो यहां भी z बनेगा, ये वाला और ये वाला है ना, तो 5y किसके बराबर होगा 35 के। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? आप ये मत कर देना 5y की 72 के बराबर 9x को 35, नहीं भाई 9x तो 72 के बराबर होगा और 5y 35। क्लियर? चले आगे। चलिए देखिए ये आसान आसान क्वेश्चन करके ही आपके क्वेश्चन हाई लेवल पे जाएंगे, आपको इसलिए इनमें कमांड जमानी है अपनी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCD इफ द एरिया ऑफ होल पैरेललोग्राम इज 144। ओके, आप एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। अगर मैं पैरेललोग्राम को ABCD का नाम दे दूं तो O क्या हो सकता है? O हो सकता है इन सारों का भाई मीटिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे मीटिंग पॉइंट ये है। ये क्या है? O। तो क्या आपको दिख रहा है कि भाई सारे के सारे क्या सेम सेगमेंट में बंटते हैं? भाई इसका एरिया अगर एक है तो इसका भी एरिया एक, इसका भी एक और इसका भी एक। अगर हमने कहा पूरे का पूरा एरिया 144 है, यानी 4 की वैल्यू 144 है, तो पूछा क्या है एरिया ऑफ OCD। OCD का एरिया तो एक है भाई, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पैरेललोग्राम में सारे के सारे बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब यही है कि भाई सारे के सारे सेम लेवल पे काटेंगे, और सेम लेवल पे काटने का मतलब यही तो है कि सारा एरिया बराबर हिस्सों में कट गया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब हमें बताना है फाइंड एंगल OBC। ये OBC बताना है इफ एंगल AOD इज इक्वल टू 56 डिग्री। AOD की वैल्यू दे रखी है 56 फ्रॉम द गिवन रेक्टेंगल। एक बात पे हंसी आ गई थी OBC सुन के
मैंने एक रील देखी थी भाई, रील देखने काट के मत बताना, मैंने ये रील देखी थी, उसमें वो बताता है कि भाई मैं ओबीसी से ही हूँ और मेरे को आज पता लगा कि ओबीसी में बीसी क्यों लगता है। ठीक है, तो देखिए, फाइंड एंगल ओबीसी इफ एंगल एओडी इक्वल्स टू 56 डिग्री फ्रॉम द गिवन रेक्टेंगल। तो हमने देखा, देखिए जनरल वाले सोच रहे हैं कि हम ओबीसी में चले जाएं, ओबीसी वाले सोच रहे हैं हम जनरल में आ जाएं, एससी एसटी वाले सोच रहे हैं हम जनरल में चले जाएं, और जनरल वालों का आज ये हाल हो चुका है लगभग। बहुत सारे भाई बंधु कहते हैं यार हमें तो आज कोई ना एसटी का सर्टिफिकेट भी बना के देना है, एससी एसटी का भी, हम तो उसी पे पास हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है। देखिए कोई भी बंदे को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं, मान के चलो मेरा दोस्त एससी में भी होगा, एसटी में भी होगा, ओबीसी का भी होगा, जनरल का भी, लेकिन हम जब चारों इकट्ठे बैठते हैं तो हम यही सोचते हैं भाई कंपटीशन कितना कम हो, है ना। और कंपटीशन कम कितने कम उस पे लगे, कोई किसी, भाई आज का टाइम नहीं है कि किसी को किसी से जलन होगी, भाई तू क्या है क्या, जलन तभी होती है बस नंबर, भाई तू कितने पे लेके आ रहा है ना। कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है, तो जनरल वाला भाई भी सोचता है कि मेरा भी कम नंबर पे हो जाता है ना। ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आजकल ये तो देखो रहा ही नहीं, क्योंकि एडवांस हो चुके हैं, और जब हम दोस्तों में बैठते तो कोई ये देखता ही नहीं क्या कास्ट है क्या नहीं। फाइंड एंगल ओबीसी, आपको ये वाला एंगल निकालना भाई। एओडी की वैल्यू 56 है। देखिए एओडी का मतलब क्या है, ये 56। आप मेरे को एक बात बता दीजिए मिलके कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये अगर रेक्टेंगल है तो दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों इक्वल होंगे तो भाई ये आधे आधे कटेंगे यानी बराबर होंगे। तो यहां अगर ये दोनों की दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यही सेम चीज आपकी इस साइड भी लग सकती है ना। मैं बोलूंगा अगर 56 ये है और आपको ये निकालना है, तो पहली बात तो क्रॉस में आई, क्रॉस में 56 ये, अब दोनों के दोनों डायगोनल चूंकि सेम है तो इसके सामने और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। भाई 180 में से 56 गया कितना होगा, 124। अब 124 का आधा ऊपर बांट दो और आधा नीचे, यानी 62 बट जाएगा। तो आपको पूछा ओबीसी था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 62 डिग्री। ठीक है, चले आगे, चलिए फाइंड द एंगल ACB इफ एंगल ADC ऑफ द रोम्बस इज 40 डिग्री। नहीं दे रखा तो बना लो भाई। अब आप बोलोगे कहां ABCD कहां बनाऊं, देखो मैं बताता हूं। आप एक बात हो, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, आपको दिख रहा है ये तो 90 के ऊपर है और ये 90 से कम है, तो इसी को 40 लिख दो और ADC यहीं लिख दो, ADC, इसका मतलब कि B यहां होगा, और साइक्लिक भी बन गया ABCD, है ना। तो ADC की वैल्यू अगर 40 है, पूछ रहा ACB बताओ। भाई गली का छोटा बच्चा बोलेगा ACB ये एंगल नहीं भाई साहब, ACB यहां से मारो तब जाएगा ACB, है ना। हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर ये 40 डिग्री है तो बाहर वाला 40 और ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 140, और 140 है तो ये बिल्कुल इसका आधा कटता है, आधा यानी कि 40 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आपके आई या नहीं, मेरे को तो आ गई। हमने बोला अगर ये 40 है तो बाहर वाला ये 40 होगा, है ना, ये वाला, और ये 40 है तो अंदर वाला 140, और बीच वाला एंगल बाइसेक्टर यानी 70 डिग्री पे से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और बोलता है इफ वन एंगल ऑफ अ हेप्टागन, हेप्टागन क्या होता है जी, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 7। अगर एक एंगल 200 डिग्री है, दूसरे एंगल्स का रेशियो दे दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। हम ये बोलेंगे भाई n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी 7 - 2 इंटू 180 क्या होगा, 5 इंटू 180 900। अब आप एक बात बताओ, 900 में से 200 तो ये दे दिया भाई, 900 में से 200 तो एक एंगल दे दिया, बचा कितना, 700। 700 कौन सा होगा, 700 होगा भाई इन सारों का सम, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, यानी अगर मैं बोलूं भाई 10 की वैल्यू 700 है और पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, तो हम ये बोलेंगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। अगर 10 की वैल्यू 700 है यार,
देखिए 10 की वैल्यू 700 आएगी या नहीं? होगी कि नहीं भाई? 180 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 7 - 2 यानी कितना होगा? 18 पंजे 90। 900 में से 200 गया, 700 बजा। अब 710 की वैल्यू है। अगर इसमें से भी आप वैल्यू निकालना चाहिए 4 की, तो आप बोलोगे 4 की वैल्यू क्या आएगी? ये 70 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 चौक 28, 280। क्या ये ऑप्शन है आपका? ये सी ऑप्शन को कर देते हैं 280 डिग्री, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे एक भाई बंधु बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पीडीएफ को बनाया है। आप बोलेंगे किसने बनाया? तो मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 4 की वैल्यू क्या आई? 280। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता था। क्या? देखिए मान के चलिए इसने पूछा ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है जी सबसे बड़ा। अगर मान के चलो आपका इसकी वैल्यू 280 की बजाय 180 आ जाती, 4 की वैल्यू, तो क्या इस 4 की वैल्यू 180 है? लेकिन हेप्टागन का एक एंगल तो 200 भी है, तो उस केस में आंसर आपका 200 होता, ना कि 180 डिग्री। बात समझ में आएगी कि नहीं? आपको सबसे बड़ा एंगल लिखना है, सबसे बड़ा एंगल क्या होगा वही लिखना है। अब तो 4 की वैल्यू 280 आ गई, तो 280 ठीक है, लेकिन अगर 180 आ जाता तो मैं बड़े वाला एंगल 200 को ही ग्रेटेस्ट मानता। इसने ये नहीं कहा कि ग्रेटेस्ट एंगल रिमेनिंग अदर्स, इसने ग्रेटेस्ट पूछा है बस। चलिए आगे भाई, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ गए इतने आसान आसान क्वेश्चन, चोमू चोमू क्वेश्चन। एक बार लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन कैसे हैं? चोमू 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 सवाल, ध्यान देना है, एकदम कटाकट चलते चलेंगे। ठीक है, आपको बस फिगर देखना है, समझना है, जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होती है। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर में जो चीज जैसी आपको दिखेगी बिल्कुल वैसी होती है। इसने बोला एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, एबीसीडी। फाइंड एपी, भाई एपी की वैल्यू बीक्यू की टर्म से बताओ। तो क्या आपको दिख रहा है दोनों की दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में? तो क्या एपी बीक्यू के बराबर है? बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? एपी इक्वल्स टू बीक्यू। बस ये आपको निकालना था। कहां बीक्यू के बटे 2/3 और सी क्यू का तो कोई मतलब है, सी क्यू और एपी का क्या कैसे निकाल लेंगे आप? नहीं निकाल सकते भाई, एपी बीक्यू के बराबर आ गई। ठीक है, चलिए फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एनी ट्रायंगल मेड इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हम बोलेंगे भाई ये आपकी रेक्टेंगल बना दी, अब कोई भी ट्रायंगल बना दो इसके अंदर। मैं बोलूंगा भाई साहब ट्रायंगल मैं ऐसे करके ऐसे बना दी, ऐसे, ये इसके अंदर ही तो है, ये इसके अंदर ही तो है भाई, ये ट्रायंगल है ना। तो क्या इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये एक है, ये एक है, अगर पूरी का एरिया 2 है तो एक ट्रायंगल का रेशियो क्या हो गया? 1। तो 2:1 आपका क्या हो जाएगा भाई? रेक्टेंगल का एरिया और फिर किसका? इसका एरिया। ठीक है, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट, फाइंड बी आर। बी आर की वैल्यू बतानी, बी आर। बॉन्ड रिसीट्स सभी को पता होगा, बी आर तो वो वाली सीरीज देखी होगी 1992, कौन से की थी वो अपने वो भाई साहब। फाइंड बी आर फ्रॉम द गिवन फिगर इफ पी इज द मिड पॉइंट। आप बताओ पी मिड पॉइंट है, इफ ए बी एंड बी आर पैरेलल टू पी डी, और ये बी आर ये पूरी की पूरी पैरेलल है पी डी की। तो मैं कहूंगा भाई साहब अगर मेरे को बी आर बताना है बी क्यू की टर्म्स में, तो आपको ये दिख रहा है कि क्या ये और ये इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं यार। तो बी आर टोटल क्या हो जाएगा? बी क्यू का डबल। बस पहली बात तो दिखने मात्र से मैं लगा सकता हूं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आंसर आया कैसे? अगर आप ये वाली ट्रायंगल देख लेना, बड़े वाली ट्रायंगल जिसपे मैं अभी सांप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सांप इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको सांप जल्दी जल्दी दिख जाता है। देखिए ये कह रहा है अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये 1 और इसका पूरे का रेशियो 2 होगा? बिल्कुल होगा। तो इस साइड भी 1 होगा, ये पूरे का रेशियो 2, तो हम बोलेंगे ये भी 1 होगा और ये इसका पूरे का रेशियो क्या होगा? 2, है ना।
अब आप एक बात बताओ, अगर ऊपर वाली एक है तो ये भी तो इसके पैरेलल ही है, यानी ये एक, तो ये एक है, टोटल दो थी तो ये भी एक एक में बट जाएगी। ध्यान देना है, हमने बोला अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एक और पूरी दो होगी। इसी साइड भी सिमिलरिटी को देखते हुए हम बोलेंगे ये एक है तो ये पूरी दो होगी। ऐसे ही बेस में ये एक हरे वाली लाइन और ये दो हो जाएगी पूरी। अब हमें ये पता है ये दोनों की दोनों पैरेलल सेम है, अगर ये एक है तो ये भी एक होगी, और चूंकि ये पूरी की पूरी दो थी तो ये एक की वजह से ये भी एक होगी, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एक एक। यानी कि जो बी आर है, बी आर पूरी की पूरी ये डबल है बी क्यू का, है ना, एक का डबल ही तो दो होता है मेरे भाई, तो डबल ऑफ बी क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, चलिए करेंगे भाई, 45 क्वेश्चन का टारगेट है आज का। आपको बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर एपीयू सी क्यू बाइसेक्टर थे, ये बताओ कौन सा करेक्ट है। आप एक बात बताओ, एपी पैरेलल टू सी क्यू दे रखा है, बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये एडी और सीबी पैरेलल है, तो क्या नहीं दिख रहा आपको, अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है तो दोनों की दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल दिख रही है भाई। तो AP इज पैरेलल टू CQ, बस और कुछ नहीं करना था, जो दिख रहा है वैसा ही के वैसा लिख दिया। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज करेक्ट, फिर AP और CQ पूछा, आप बताओ AP और CQ। मैं कहूंगा देखिए पैरेलल का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्या पता कौन सी किधर चली जाए, लेकिन ये लाइन चूंकि बीच में है तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितनी AP उतनी CQ, तो AP इज इक्वल्स टू CQ। क्या बोला हमने, ये लाइन हमेशा दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो जितना ऊपर माल होगा उतना ही माल नीचे होगा, तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CQ। आपने कभी भी देखा होगा कोई संतरे का पेड़ लगा है, जितने ऊपर लगे उतने नीचे, देखिए AP इक्वल्स टू CQ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारी चीज कितने आसान तरीके से चलने वाली है अभी, लेकिन ये आप जब देख के सीधा नहीं लगाओगे ना तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम ABCD APBP बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ये बाइसेक्टर इसका कर दिया, ये बाइसेक्टर इसका कर दिया। मैंने बोला कि भाई पूछना क्या चाहते हो आप, और आप बोले भाई साहब हम कह रहे हैं फाइंड विच इज करेक्ट। हमें पूछा है APBP तो पैरेलल होने का मतलब नहीं बनता, एक उस साइड जा रहा है एक उस साइड। फिर पूछा MP और PN में, भाई MP और PN क्या आपको दोनों आधे आधे लग रहे हैं, बिल्कुल भाई देखो ये बाइसेक्ट करके बिल्कुल बीच में जाएगा, ये भी बाइसेक्ट करके बीच में जाएगा, तो इस लाइन को बिल्कुल बीच में काटेगा, तो MP इक्वल्स टू PN हो जाएगा। इनमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा फिगर में देखा, जो चीजें अगर इक्वल दिख रही है तो वो इक्वल ही होती है, ठीक है, क्योंकि यार पैरेललोग्राम रोम्बस ये सारी चीजें पैरेलल्स के हिसाब पे बुनियाद पे टिकी हुई हैं, है ना। एक बार मैं ये लगा लेता हूं चार्जर, चार्जिंग कम बता रहा है। इतनी बड़ी डोरी दे रखी है भाइयों ने, लग गया ना, हाँ। देखिए भाई हमें बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इंटरसेक्ट एट O, ठीक है भाई, दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करवा देंगे O पे। पेन का कलर चेंज करवा लेते हैं, ये आपके डायगोनल्स हो गए। क्या पैरेललोग्राम PQRS है, तो ये PQ हमने R और S बना दिया, बिल्कुल बना दिया। फिर आपसे बोला कि भाई एक लाइन थ्रू O, एक लाइन O से गुजरी इंटरसेक्ट करती है PQ और RS को X और Y पे। देखो O से एक लाइन गुजरेगी और PQ और O ये है, PQ को X पे काटेगी और इसको काटेगी Y पे, तो क्या करेक्ट होगा, OX और OY की पूछ रहा है भाई मेरे,
पहली बात तो पी एक्स और ओ वाई का कोई मतलब नहीं बनता, पी एक्स और ओ वाई पैरेलल हो जाए। हमें ओ एक्स और ओ वाई बता सकते हैं, हमें पता है अगर मैं बीच में से एक लाइन खींच दूं तो जितना माल ऊपर उतना माल नीचे, जितना ओ वाई उतना ओ एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओ एक्स इक्वल्स टू वाई। कोई ज्यादा इधर उधर के फॉर्मूले थियरी लगाने की जरूरत नहीं थी। फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल DAB अगर 60 डिग्री है, इफ द बाइसेक्टर AP एंड BP ऑफ द एंगल मीट एट P ऑन CD, देन क्या होगा। पहली बात तो पैरेललोग्राम नहीं बनाया हुआ, नहीं बना रखा तो मैं बना देता हूं, है ना। नहीं बना रखा कोई नहीं, भूल गए होंगे भाई, हमारे बनाने वाले PDF बनाने वाले भाई साहब मेकर जो हैं भूल गए होंगे। DAB अगर 60 डिग्री, आप बताओ ये एंगल 60 होगा, ये बिल्कुल ये होगा, तो मैं इसी को 60 डिग्री मान लेता हूं। ये D हो गया, ये आपका A हो गया, ये B, तो इसको C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ AP एंड BP ऑफ एंगल्स A एंड B मीट एट P ऑन CD, यानी अगर हम ये बोलते हैं इसका बाइसेक्टर यहां, इसका बाइसेक्टर यहां, कट करते हैं कहीं भी, तो ये 30 हो जाएगा भाई। तो अगर ये 30 है भाई साहब, ये पूरा का पूरा यहां देखो, ये अगर पूरा 60 था तो ये 60, तो ये कितना बनेगा 120, यानी 120 का आधा ये 60 60। देखिए समझ में आया है नहीं, बात नहीं आई। देखिए दोबारा बताता हूं मैं, हमने ये बोला आपको, हम ये बोल रहे हैं भाई साहब कि अगर मैं इस एंगल 60, ये एंगल 60 है तो ये 120 होगा, बिल्कुल होगा। तो इनका आधा आधा जब आप जाओगे ना, तो इस 60 का आधा तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इस 120 का आधा 60 डिग्री, तो क्या यहां परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बात बन गई, ये आपका पॉइंट हो गया P। अब पूछ क्या रहा है, देन CP और DP में रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, CP और DP का। तो हमें पता है भाई, चूंकि ये एंगल 30 डिग्री, ये पूरा का पूरा 60 था, तो ये भी आपका 60 होगा, और ये 60 है, तो मेरे को पता है ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 ही होगा। तो 60 60 60 यहां ये एंगल्स हो गए, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि ये 30 है, ये भी आपका 30 डिग्री है, क्योंकि 30 30 दोनों बटेंगे, तो ये एंगल आपका 120 बचेगा, है ना। बात बनेगी या नहीं, बिल्कुल बनेगी। अब CP और DP का रेशियो बताना है। सारे भाई थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे, बस पहले तो आपने एंगल देखे कि भाई ये 60 का 30 30 बट गया, 120 का 60 60 बट गया, फिर ये चूंकि यहां 60 था तो यहां कितना होगा 60, ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल्स सेम हैं, यानी मैं बोलूंगा ये जो साइड होगी ना, अगर ये जो साइड है, अगर मैं इस साइड को B मान लूं, तो ये भी B होगी और ये भी B होगी, है ना, होगी। अब ये चूंकि साइड B है, तो ये वाली साइड भी B होगी, आपकी होगी भाई। 30 के सामने B है, तो इस 30 के सामने भी ये क्या होगा, B होगा। ध्यान से समझो भाई, ये अगर सारी की सारी साइड्स भी हैं, तो मैंने बोला इसके सामने ये B होगा, तो इसके सामने 30 के सामने ये B है, तो इस 30 के सामने B होगा, यानी CP और DP बराबर हो गए, और यही आंसर है। मैं तो कहने वाला था भाई, अगर ऑप्शन में देखो फिगर में आपको कैसा दिख रहा था, CP और DP बराबर ही तो दिख रहे थे, क्या आप लगा नहीं सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस डाउट के लिए करवाया, कहीं आपको लगे मैं तो इस साइड में बना देता, उस साइड में नहीं भाई, ये बिल्कुल बीच में ही बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया, CGL में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन पैरेललोग्राम ABCD। अब आपको नहीं पता कि यहां गिवन पैरेललोग्राम है, कोई नहीं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट्स BC एट X। अगर हमें दे दिया ये वाली लाइन ABCD, तो मैंने ये बोला है कि भाई A का एंगल बाइसेक्टर BC को X पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया।
अगर यहां ही बराबर हिस्सों में आप बांट दोगे तो मैं बीच में से एक लाइन खींच दूंगा। खींच देंगे कि नहीं? बिल्कुल खींच देंगे। एक्स पूछ क्या रहा है बताओ? एडी और एबी का रेशियो। एडी और एबी हम ये बोलेंगे भाई साहब एक बात बताइए आप, ये अगर बीच में बना रहा है और ये दोनों बराबर हिस्सों में है तो इन चारों को बराबर ले लें। चूंकि ये रोम्बस बन गया तो ऊपर भी सेम होगा, ये बराबर बराबर और बराबर। ठीक है, अब ये तो 2 हो गई और ये 1 है। अगर मैं इसको 1 लूं तो ये 1 तो एडी तो ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया ना, तो एडी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, देखने मात्र से भी यही लग रहा था कि ये 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो एडी जो है वो एक तरीके से डबल है किसका? ए बी का। भाई ए बी 1 है तो इसका डबल 2 होगा, तो 2 ही तो है एडी की वैल्यू, है ना? समझ में आएगी ना बात? हो जाएगा? चलें आगे। चलिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए ना एक बार खुद से बोल के देखो भाई, हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 and 24। एक साइड दे दी, एरिया बताओ पैरेललोग्राम का। अब की बार पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये अपना पैरेललोग्राम बना दिया। ध्यान से देखना भाई, ये आपका मान के चलो ए बी सी डी है। 2 डायगोनल्स दे दिए 10 और 24। आप एक बात तो यार, एक डायगोनल 10 का है, एक डायगोनल 24 का है और एक साइड आपकी 13 है। साइड दे दी 13, एक डायगोनल 10 का है, तो क्या मैं बोल सकता हूं आधा डायगोनल 5 का होगा? पूरा 10 है तो बाइसेक्ट करता है। दूसरा डायगोनल 24 का, तो आधा डायगोनल कितना होगा? 12 का। अब 5, 12, 13 का तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, और जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने क्या होगा? 90 डिग्री, है ना? सबसे बड़ी साइड के सामने क्या होगा? 90 डिग्री। मैं ये बोलूंगा भाई साहब एरिया क्या बता दो? एरिया इस ट्रायंगल का एरिया आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। जो बड़ी साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, जो बेस इंटू हाइट तो 5 और 12 बन जाएंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने तो हाइपोटेन्यूज होती है। ऐसे बन गया ना 5, ये परपेंडिकुलर 12 और 13, तो हाफ 5 इंटू 12, तो ये कितना आ गया? 5 6 30। और जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया इसका है वही एरिया इनका इनका और इनका भी होगा। तो 2 से ये काट दो, 2 पे 12 पंजे 60 दूनी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पूरे का एरिया आ जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो आपको बस ये समझना है कि हमें कोई भी चीज किस प्रकार से एडजस्ट करनी है। ठीक है, अगर ये 10 और 24 थे तो ये 5 और 12 हो गया, 13 दे ही रखा है। 5 12 13 का बनता पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सामने वाला क्या हो जाएगा? 13। तो हमें पता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, चूंकि चारों का एरिया सेम होगा तो 4 से मल्टीप्लाई। चले अब पूछ रहा है फाइंड एडी इन द गिवन फिगर। इस एडी की लंबाई बताओ भाई। बता देंगे। अगर देखो लाल वाला लाल वाले की बराबर लिख रखा है 20, ग्रीन वाला ग्रीन वाले की लंबाई लिख रखा है, ये इस पे परपेंडिकुलर ही होगा, और ये 60। क्या हमें ये बात का पता है? एरिया का फॉर्मूला अगर हमें बेस दे दे और उस पे हाइट दे दे तो क्या एरिया क्या होता है जी? बेस इंटू हाइट। हमने पढ़ा था कि भाई एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो दोनों साइड से निकाल लेंगे भाई। इस साइड का देखो बेस है 60, हाइट है 34, 60 इंटू 34 इक्वल्स टू, इस साइड बेस आपका एडी है और हाइट आपकी कितनी हो गई? उसके ऊपर 20 दे रखी है। तो जब 20 को इससे काटोगे 3 पे तो 3 गुना 34, 3 चौक 12, आखिर में 2 होगा और आखिर में 2 इसी में है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना? 3 चौक 12, 3 3 और 1 10। तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 102 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई। हमें बस ये बताना था कि बेस इंटू हाइट आपका क्या होता है? बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, है ना? ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट, आज क्वेश्चन इतने करवा देंगे आप बोलोगे भाई मजा आ गया। इफ स्क्वायर एंड अ पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। चलिए 40 क्वेश्चंस ले लेते हैं आज की क्लास में। कितना टाइम हो गया?
लगभग 1 घंटा होने को है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे भाई ये है आपका स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर दे दिया, एक आपका पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर आपका मान के चलो ऐसा होगा, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम होगा। स्टैंड ऑन द सेम बेस, स्टैंड बिटवीन टू लाइंस, रेशियो बताओ एरियाज का। आपको क्या ये चीज पता है, अगर मैं ये साइड ए मान लू, ये ए है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो मैं बोलूंगा स्क्वायर का एरिया तो भाई ए स्क्वायर होता है ना भाई, ए स्क्वायर एरिया होता है ना स्क्वायर का। दूसरा पैरेललोग्राम का एरिया होता है जी बेस इंटू हाइट। अब बेस ए है और हाइट आपकी पूरी ए है, यानी ए इंटू ए बेस इंटू हाइट, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का एरिया हो गया जी 1:1। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1:1। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया और ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का आपका, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी, भाई देखो पैरेललोग्राम है ये, इसकी एक साइड दे दी आपको ए, एक साइड दे दी बी, एंड दैट ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड ए एंड बी, एक रेक्टेंगल दे दिया, इसकी एक साइड ए है और एक साइड बी है, कह रहा है तो ये बताओ, अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया तो है P और इसका एरिया है Q, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मैं थीटा एंगल बना दूं तो इसका एरिया क्या पढ़ा था हमने, A इंटू बी साइन थीटा पढ़ा था या नहीं, बिल्कुल पढ़ा था, कि भाई हमारी लेंथ ये वाली, इसको हम क्या करते थे रिजोल्व, बी को इस साइड रिजोल्व करेंगे बिना थीटा वाली साइड के साथ, तो ये बन जाता बी साइन थीटा, है ना। अब हमें पता है ए बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी साइन थीटा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका एरिया होता है ए इंटू बी, ठीक है। अब हमें चूंकि ये भी पता है कि साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है। अब a इंटू बी से a इंटू बी यहाँ है, a इंटू बी यहाँ है, अब कोई भी लेंथ कोई भी वैल्यू को आप 1 से छोटी से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये चीज छोटी आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। यानी अगर इसका एरिया P था, इसका एरिया Q था, तो P लेस देन Q आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। या फिर आप यहाँ ये भी कह सकते थे AB से AB कट गया, यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा 1, और साइन थीटा चूंकि लेस देन क्या होता है 1, बस यहाँ से भी निकल सकता था, है ना। हमने क्या बोला है, हमने ये बोल दिया भाई साहब इसको हटा दो बस, हम बोले इसका एरिया होगा ए बी साइन थीटा, ये होगा ए बी से ए बी कट गया, रेशियो निकालते हुए तो साइन थीटा 1 आ गया। हमें पता है साइन थीटा और 1 में क्या रेशियो होता है, साइन थीटा लेस देन 1 होता है, और चूंकि साइन थीटा लेस देन 1 है, वहां हमें पता नहीं है, तो साइन थीटा चूंकि लेस देन 1 है तो पी भी लेस देन क्यू होगा। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का था, आपने देखने हैं ये 40 के 40 क्वेश्चन करने। अगली क्लास में हम और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे भाई। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में जितने भी और टॉप के क्वेश्चंस होंगे, आज की क्लास में आपने ये देखा कि छोटी छोटी चीजें किस तरीके से आपकी यूज हो रही है ना, और वो सारी की सारी चीजें हमने यूज की हैं। आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले थियरी एक बार दोबारा पढ़ लो यार, दोबारा पढ़ेंगे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन सारे के सारे आसानी से निकलने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो थे एक एक लाइन के, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन के लेवल में क्या डिफरेंस है। अब 30 से 40 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी भाइयों को जय हिंद, शुक्रिया।